नमस्कार, मैं हूँ चरण सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं फाइट फॉर राइट। सारा इंडिया का मामला हम लोग लगातार दिखा रहे हैं, चाहे वो प्रोटेस्ट का मामला हो, कर्मचारियों की पीड़ा हो, निवेशकों की पीड़ा हो, या हाल में ही जो गृह मंत्री अमित शाह हैं, सहकारिता मंत्रालय भी देख रहे हैं, उन्होंने सारा रिफंड पोर्टल लॉन्च किया हो। सारी बातों को लेकर हम लोग जो है वो लगातार जो है सारे विस्तार से बातें दिखा रहे हैं। तो आज सारा इंडिया के भुगतान जो अमित शाह ने सारा रिफंड पोर्टल लॉन्च किया, उस मामले को लेकर और आगे क्या रणनीति बन रही है भुगतान को लेकर, इन सब बातों को लेकर बात करेंगे अखिल भारतीय जन कल्याण मंच के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनिल सिंह एडवोकेट जी से। अनिल सिंह एडवोकेट जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। जी नमस्कार चरण सिंह साहब, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको कोटि कोटि मैं कहूँ नमन करता हूँ, आपकी चैनल को बधाई देता हूँ कि यदि भारत की चौथी स्तंभ आप जैसे क्रांतिकारी विचारधारा के लोग हम पीड़ित लोगों को यदि मदद नहीं करते, आप अपना मंच नहीं देते हमारी आवाज बुलंद करने के लिए, तो शायद हम अपनी बातों को सरकार के पास रखने में कामयाब कभी नहीं हो पाते। इसमें आपका बहुत 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 आपका सहयोग है और इसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद और पूरी आपकी टीम को धन्यवाद और नमस्कार। अनिल जी, पहला मेरा प्रश्न आपसे ये है, क्योंकि आप शुरू से ही जो है वो बहुत आत्मीयता से हमसे जुड़े हुए हैं और आंदोलनकारी हैं, जी बड़े आंदोलनकारी हैं। तो पहले मैं ये जानना चाहूंगा आपसे, 31 जुलाई के प्रोटेस्ट में आप क्यों नहीं पहुंचे थे? जी, मैं कुछ अपने पारिवारिक व्यक्तिगत कारणों में थोड़ा उलझा हुआ था। हमारी पत्नी की थोड़ी वो राइट शोल्डर जो है उसमें फ्रोजन आ गया था, तो उसके इलाज के लिए हम बंगलोर शिफ्ट किए हुए थे। हालांकि मैंने आपके चैनल से ही लोगों को एड्रेस किया था और उसके बाद न्यूज दर्पण के वो लाइव चल रहे थे, उस पर भी मैंने लोगों को एड्रेस किया, लेकिन संजोग से मैं उपलब्ध नहीं हो पाया। इसके लिए तो मैं सभी साथियों से क्षमा मांगता हूँ। आपकी कमी खली लेकिन वहां हाँ, पर। हमारी निगाह सभी उन क्रांतिकारी संगठनों और क्रांतिकारियों पर लगी हुई थी जो जंतर मंतर पे 31 जुलाई को उपलब्ध थे। उसमें मैंने आपको भी देखा और कई मीडिया की टीमों को देखा। इसलिए मैं अपने सभी संगठन के साथियों को और मीडिया टीम को मैं कोटि कोटि नमन और धन्यवाद करता हूं कि वो जंतर मंतर पे आवाज लगाने में बिल्कुल कामयाब रहे। ये अलग विषय था कि मैं किसी कारणवश उपलब्ध नहीं था, लेकिन मेरा शरीर अलग था, लेकिन मेरी आत्मा जंतर मंतर पर ही लगी हुई थी और मैं एक एक पल के फुटेज और वीडियो को मैं देख रहा था। और बहुत अच्छा सभी ने काम किया। एक मैसेज गया सरकार के संज्ञान में और शायद अब मैं शायद कह रहा हूं कि शायद सरकार इस चीज को समझे, और नहीं तो आगामी चुनाव में उसका क्या हाल होगा वो तो सरकार ही जानेगी। अनिल सिंह जी, 31 जुलाई का एक बड़ा अच्छा मैसेज गया, अच्छी गैदरिंग थी। सत्ता पक्ष पर भी मैसेज गया, विपक्ष पर भी गया। और विपक्ष में तो दिग्विजय सिंह वहां पहुंचे थे। कांग्रेस शासित प्रदेशों में बिल्कुल। उन्होंने भुगतान का आश्वासन भी दिया, वादा किया वहां पर, है ना। हालांकि कोई जी भुगतान अभी जी शुरू हुआ नहीं है। तो जी अमित शाह को जी कोई पत्र लिखा है उन्होंने मध्य प्रदेश का हवाला देकर, तो वो कोई जी मायने नहीं रखता है, ना उन्होंने मन से उस तरह की बात की थी। और मायने रखता है जी कि कांग्रेस शासित प्रदेश में भुगतान शुरू कराया जाए। तो क्या कहेंगे जी। दिग्विजय सिंह के वादे के बारे में? दिग्विजय सिंह एक मंजे हुए खिलाड़ी और कांग्रेस के बहुत पुराने नेता हैं। शायद उनका मैं कहूं कि वर्क स्टाइल और वर्किंग पीरियड वो नेहरू जी के जमाने से रहा है, इंदिरा गांधी के जमाने से रहा है। तो वो एक मंजे हुए खिलाड़ी हैं और उन्होंने मंजे हुए खिलाड़ी के रूप में आज तक काम भी किया। ये बात अलग है कि अभी वो पॉलिटिकल मैदान में सीएम की कुर्सी पर नहीं है, लेकिन वो केंद्रीय मंत्रिमंडल है। उन्होंने जंतर मंतर पे सहारा पीड़ित और जितने भी ठगे गए, अलग अलग कंपनियों से ठगे गए हैं, उस मंच को उन्होंने शेयर किया, रिप्रेजेंट किया। लोगों से रूबरू फेस टू फेस जंतर मंतर पे हुए सभी संगठन के मेंबर से कि क्या हालात है। सरकार की कई कंपनियों ने किस तरह से जनता को चूना लगाया, ठगा, उनको धोखा का शिकार बनाया। तो इस चीज को दिग्विजय सिंह ने देखा समझा, लेकिन दिग्विजय सिंह ने भारी गलती कर दी। मैं कहूं कि दिग्विजय सिंह ने एक भारी गलती की और वो भारी गलती यह था कि दिग्विजय सिंह को याद रखना चाहिए था कि वो मंत्री पहले हैं, कांग्रेस पार्टी के मंत्री बाद में हैं, और वो भारत की तमाम जनता को रिप्रेजेंट करते हैं, न कि सिर्फ जैसे कि मध्य प्रदेश को रिप्रेजेंट करते हैं या कांग्रेस शासित राज्यों से। तो ये चीज मैं कहूंगा, हाथ जोड़ के दिग्विजय सिंह मंत्री जी को भी कहूंगा और ऐसे तमाम मंत्री को कहूंगा कि जो किसी भी पब्लिक के मंच पे आते हैं, जो पब्लिक धरना प्रदर्शन कर रही होती है, तो उस पर आए तो कृपया वो इस तरह का सौतेला व्यवहार नहीं करें। दिग्विजय सिंह ने बहुत बड़ा दिल दिखाया मगर उन्होंने सौतेला व्यवहार कर दिया। उनको ये नहीं कहना चाहिए था कि सिर्फ हम कांग्रेस शासित राज्यों में एक्शन लेंगे,
उनको ये कहना चाहिए था खुले दिमाग से कि हम जनता के प्रतिनिधि हैं, हम जनता के प्रति उत्तरदायी हैं। फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल, से द पीपुल हमारा नारा है, तब हम मंत्री के पोस्ट पर हैं। हम पूरे भारत के जितने भी जो ठगे पीड़ित, जो ठगे गए हैं अलग अलग कंपनियों से, इंक्लूडिंग सहारा कंपनी से भी, हम सभी के पेमेंट की बात करेंगे। उनको ये कहना चाहिए था। मगर शायद हमारी इन बातों से आज का जो एड्रेस अगर देखेंगे तो दिग्विजय सिंह सहित तमाम मंत्रियों को कुछ सद्बुद्धि आएगी और वो इस दिशा में काम करेंगे। हाँ, एक बात तो जरूर है कि अमित शाह ने लोगों को चूना लगाया है, ठगा है। अनिल जी बीच में रोकना चाहूंगा। दिग्विजय सिंह कहीं मंत्री थोड़ी है, उनकी कहाँ सरकार में मंत्री है? वो सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की है, वो कांग्रेस के लीडर हैं। वो तो जहाँ कांग्रेस शासित सरकार प्रदेश है, जहाँ पर कांग्रेस की सरकार है, वो वहां के बारे में ही बोल सकते हैं ना। पूरे देश के बारे में तो भारतीय जनता पार्टी बोलेगी, या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलेंगे, गृह मंत्री अमित शाह बोलेंगे। हालांकि वो टेक्निकल रूप से तो उन्होंने सही बोला, लेकिन उसका भुगतान उन्हें शुरू कराना चाहिए, ये है मामला। बिल्कुल, आप अपनी बातें, आपकी बातें अक्षर अक्षर अपनी जगह सब सही है, कंडीशनल जो भी है। लेकिन वो मंत्री है, वो ये को कह ही सकते थे कि हम बाकी राज्यों में भी सभी पीड़ितों के भुगतान के लिए हम आवाज उठाएंगे। ये बात अलग है कि अभी मंत्री नहीं है वो, लेकिन वो चूंकि एक चुने हुए प्रजातांत्रिक हमारे देश में एक मंत्री तो जरूर है। ये बात अलग है कि वो किस पोस्ट पे और किस पोस्ट पे नहीं है, सत्ता में है या विपक्ष में, लेकिन मंत्री तो है और वो सदन को रिप्रेजेंट करते हैं। और उस सदन में रिप्रेजेंट करते हैं जहां कानून रातों रात बना दिया जाता है और कई बने हुए काले कानूनों को ध्वस्त कर दिया जाता है। तो काफी हमारी आशा भरी निगाहें हैं दिग्विजय सिंह की तरफ, और मैं आशा करता हूं कि शायद कांग्रेस पार्टी को समझाने में सफल होंगे और शायद सोनिया गांधी और राहुल गांधी का इस और कुछ ध्यान जाए। तो मैं तो कहूंगा कि आप घेरिए, आप आगे बढ़िए। कांग्रेस पार्टी, आप कहते हैं कि हम भारत को आजाद कराने वाली पार्टी हैं, मैं भी जानता हूं, मेरा तो जन्म भी नहीं हुआ था 1947 में जब देश आजाद हुआ था। तो लेकिन मैं जब पला बढ़ा, स्कूलों में पढ़ा, तो मुझे मालूम हुआ कि भैया भारत स्वतंत्र कराया गया जिसमें कांग्रेस पार्टी का अहम योगदान रहा है। तो कांग्रेस पार्टी से आज भी मैं कहता हूं कि आप भी आज अहम योगदान दीजिए। उस वक्त आप अंग्रेजों से आजादी के लिए लड़े थे, इस वक्त भारत को ठगी पीड़ितों से आजादी दिलाने के लिए लड़िए। बेईमान और दुष्ट से आप आजादी दिलाने के लिए लड़िए। हम भारत की जनता आपके साथ है, नो डाउट। अनिल सिंह जी, जो हमारा साथ देगा हम उसको चुनाव में साथ देंगे, नहीं तो सत्ता में विपक्ष में, सत्ता से तो उखाड़ फेंकेंगे, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे केंद्र की सरकार हो। जो भी हमारी जनता का साथ नहीं देगी, हम उनको विपक्ष के लायक भी नहीं छोड़ेंगे, ये तो तय है। और जनता जागरूक हो चुकी है और पोर्टल से काफी खफा है। अनिल सिंह जी, जब भी आपसे बात होती है तो कैमरे पे जो आपके बगल में ये लठ रखे हुए, थोड़ा इनके बारे में बताइए। ये गांधी जी का लाठी है सर, ये गांधी जी का लाठी है। मैं बता दूं कि हमारे जो अहिंसा के पुजारी है महात्मा गांधी, उनकी लाठी है जो दांडी यात्रा में लेकर के निकले थे। तो भारत भाई, हम किसानों का देश है, हमारे घर में लाठियां तो होनी चाहिए। ये बात अलग है कि अब बंदूक का जमाना है, लेकिन सुख दुख का साथी तो लाठी है। बुढ़ापे का सुख जो साथी भी लाठी है वो मैं हमेशा बगल में रखता हूँ। भाई, सहारा के अधिकारी के लिए तो लाठी नहीं रख रखी आपने? सहारा वालों ने तो ऐसा कलम रखा है, ऐसा कलम रखा है जिस कलम से हमको पैसा लेकर के सर्टिफिकेट दे दिया, और वो कलम मेरे लिए फांसी का फंदा बना हुआ है निवेशकों के लिए। खुद भी मैं पीड़ित हूँ, अच्छा खासा हमारा सहारा में खुद भी अपना इन्वेस्टमेंट है। हमारे पिताजी स्वर्गीय हो चुके, वो 2017 में स्वर्गीय हुए, लेकिन वो छोटा छोटा पैसा बचा बचा करके हमको दे दिया करते थे, हमारे नाम पे एफडी कर दिया करते थे। और वो काफी कुछ छोड़ गए हमारे लिए कि तुमको जहां लगता है कि तुम्हारा पैसा सुरक्षित है वहां पैसा लगाओ। तो ये हालत सिर्फ मेरी नहीं है, मैं आपके चैनल से कह रहा हूं, हम सभी भारतवासियों का यही हालत है कि हमने जो कमाया, हमारे जो पुरखों, जो पिता और दादा ने जो हमें जो संपत्तियां दी, कुछ वर्तमान और भविष्य में काम देगा, हम सब ने सरकार पे भरोसा करते हुए, केंद्र की सरकार और स्टेट गवर्नमेंट पर भरोसा करते हुए, तमाम ऐसे सहकार कोऑपरेटिव टाइप के जो पारा बैंकिंग, नॉन बैंकिंग जो है किन कंपनियों में हमने अपना पैसा कीमती लगा दिया। कई लोग सरकारी सेक्टर से और प्राइवेट सेक्टर से रिटायर करके MIS जैसी स्कीमों में पैसा लगा दिए। सबको सहारा ने ठग लिया, और सरकार दे रही है तो क्या 10,000 रुपया पोर्टल के माध्यम से दिलवा रही है। वो भी पोर्टल काम नहीं कर रहा है, 6-6 घंटा 7-7 घंटा तक जो है सो कि भाई वो एक आदमी हैंग करता रहता है। जिसका 10 लाख है 20 लाख है, वो तो पोर्टल पे अपना टोटल जानकारी देते देते मैं समझता हूं उसको 6 महीना गुजर जाएगा। और ये सरकार का बहुत घटिया रणनीति है। मैं कह दूं चरण सिंह साहब कि
सरकार ने अच्छी शुरुआत की, मगर इसकी शुरुआत को मैं समझता हूं, विद्यार्थी लाइफ में मैं भी राजनीतिक संगठन का मेंबर रह चुका हूं, कभी जनता दल का मैं भी था। वीपी सिंह की गवर्नमेंट को जिताने में हमारा भी बहुत योगदान था कॉलेज लाइफ में, इसलिए मैं पॉलिटिकल हथकंडे जानता हूं बीजेपी के। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर के सपोर्ट में क्या किया, 5,000 करोड़ को बंटवा दिया, बंदर बाट का हालत में खड़ा कर दिया है। 10-10 हजार प्रति व्यक्ति दिलवा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में ऐसा कोई ऑर्डर में नहीं लिखा था कि प्रति व्यक्ति 10-10 हजार दिया जाए। साफ साफ कहा गया था कि सहारा के जो इन्वेस्टर बोनाफाइड है उनको एग्जामिन करके उनको पेमेंट दिया जाए। लेकिन सरकार जो बीजेपी की जो जुमला सरकार है, अमित शाह ने इसे बहुत जो शुरुआत की, वो शुरुआत तो उनका विचार तो अच्छा था, मगर उन्होंने गलत तरीके से शुरुआत किया है। उनको 10-10 हजार का शुरुआत नहीं करना चाहिए था। उनको साफ साफ कहना चाहिए था कि सीआरसी के माध्यम से लोग अप्लाई करें। जिसका भी 4 सोसाइटियों में पैसा फंसा है, तमाम लोगों के 100% पैसा जल्द से जल्द दे दिए जाएंगे। और 5,000 करोड़ जो सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है, ये खत्म होते ही हम अगला फंड जनरेट करवाएंगे सहारा से, और अगर सहारा नहीं देगी तो हम कोर्ट में जाएंगे। उसको उन्होंने क्या कह दिया चुनावी जुमले में, एक चुनावी मंच में अमित शाह ने, कि 5,000 करोड़ का ऑर्डर आया है, 5,000 करोड़ हम बंटवाएंगे। और उसके बाद फिर उन्होंने अगले चुनावी जुमले में कह दिया भाषण में कि हम ये इतना हजार लोगों के बीच में ये 10-10 हजार रुपया बंटवाएंगे, और जब फंड खत्म हो जाएगा 5,000 करोड़, तो फिर उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। तो ये तो भारत की जनता के साथ उन्होंने धोखा किया है। तो भारत की जनता जानती है, इनको भी सबक सिखाएगी। आने वाले चुनाव में ये सोच रहे हैं कि 10-10 हजार प्रति व्यक्ति दे करके कुछ लोगों को ये चुनाव जीत जाएंगे, तो शायद इन्होंने बहुत भारी गलती कर दी है। मैं बीजेपी को कह दूं, और आपके मंच से मैं कह दूं कि अभी भी बीजेपी अपनी गलती स्वीकार कर ले। मैं हाथ जोड़ के समझा रहा हूं। शायद वो बड़े मंत्री हैं, उनको समझ में नहीं आएगा, जब चुनाव हारेंगे तो समझ में आ जाएगा। और तमाम विपक्ष की पार्टियों को मैं कहता हूं कि वो एकजुट हो जाए और सहारा का 100% पेमेंट का वो मुद्दा उठा ले। और हम जहां भी हम धरना प्रदर्शन रैली करते हैं, वहां तमाम विपक्षी पार्टियां भी हमारे मंच पे आए, हम उनका स्वागत करते हैं। हाँ, एक चीज और मैं कहूंगा कि आज भारत टुकड़ों टुकड़ों में बटा नहीं है। भारत आज यूनाइट है। कई स्टेट मिल करके एक संघ चलाते हैं, जिसको भारत गणराज्य कह सकते हैं आप, या भारत देश कह सकते हैं। आजादी से पहले हमारा भारत छोटे छोटे टुकड़ों में था। आज अगर एक ब्लॉक और सब डिवीजन जो है वो एक छोटा देश हुआ करता था, ये हमारे भारत की हालत थी। तो आज भी हमारे यहाँ जितने भी जो हम, जब भारत आजाद हुआ है 1947 से और आज तक 2023 तक, एक से एक घोटालेबाज कंपनियां आई, सबके साथ घोटाला किया। अमित शाह ने आते के साथ 250 कंपनियों को प्रतिबंध लगा दिया। सहारा पे प्रतिबंध नहीं लगाया, लेकिन अब समय आ गया है इस सहारा पर भी 100% प्रतिबंध लगाए। और मैं ये कहूंगा कि जितने भी संगठन हैं वो सभी एक मंच पे आ जाए, क्योंकि ये जो संगठन के जो अध्यक्ष लोग हैं, अपनी वाहवाही लूटने के लिए कि सिर्फ मैं समझदार हूं और बाकी मूर्ख हैं, मैं सिर्फ नाम कमाऊंगा। एक संगठन का अध्यक्ष सोचता है, या तो एक संगठन सोचता है कि सिर्फ मेरा नाम हो जाए और हमारे बदौलत हम तमाम ठगी पीड़ितों कंपनियों से हम जनता को न्याय दिला पाएंगे, तो यह संभव है। और इस तरह का मुगालते में लोग न रहे संगठन को। मैं तमाम संगठनों से मैं हाथ जोड़कर मैं अनिल सिंह ये कहता हूं कि सभी संगठन एक मंच पे आए और एक साथ योजना बनाए, और तब हमारी संख्या हजारों में नहीं कई लाखों में होगी। तब हम भारत में इस भ्रष्ट तंत्र के विरुद्ध अपनी लड़ाई को कामयाब बना सकते हैं। अनिल सिंह जी, 31 जुलाई को इसमें कहीं दो राय नहीं, सारे संगठन जब एक मंच पर आए तो एक बड़ा जनाधार वहां पर दिखाई दिया और एक दबाव भी बना केंद्र सरकार पर। तो लेकिन अभयदेव शुक्ल और जो मदन लाल आजाद जो हैं, वो तो मानने को तैयार नहीं है। फिर उनमें आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गया और एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना चाहते। तो कैसे संगठन एक मंच पर आएंगे, जरा बताइए। बिल्कुल, आपने सही क्वेश्चन उठाया, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। देखिए, अहम की जो लड़ाई है, इसके चक्कर में निवेशक मारा जा रहा है। अहम, घमंड तो रावण को भी खा गया, घमंड तो हिटलर को भी खा गया। तो मैं सभी संगठन के अध्यक्षों से मैं हाथ जोड़ के मैं अनिल सिंह एडवोकेट सबको अपील करता हूं कि कृपया आप अहम की लड़ाई छोड़ दें। मदन लाल आजाद जी हमारे सब बड़े भाई हैं। मैं बता दूं कि उनका सबसे संगठन पुराना है, और मदन लाल आजाद जी एक कंपनी से पैसा वसूलने के लिए या न्याय दिलाने के लिए नहीं लड़ रहे हैं। कई कंपनियों से जो पीड़ित हैं उनके न्याय के लिए वो सड़क पे हैं। अभय शुक्ला की बात है तो उस संगठन को खड़ा हम लोगों ने ही किया था, और आज एक बड़ा संगठन है, नो डाउट। और वो संगठन टूटा भी अभय शुक्ला की गलतियों से, आज 4-5 टुकड़ों में बट गया है। तो मैं ये कहूंगा कि ये सारी गलतियां अभय शुक्ला की है। मैं बता दूं, आज आपके मन से खुलासा कर दूं, उन्होंने करीब मैं बता दूं कि जंतर मंतर पे जितनी भीड़ थी, ऐतिहासिक भीड़ थी, पैर रखने की जगह नहीं थी।
जैसे कि गोदाम में एक बोरा दूसरे बोरा के ऊपर ओवरलोडेड रहता है, उस तरह की भीड़ थी। आप खुद उस भीड़ का साक्षी रहे हुए हैं। सभी को अभय शुक्ला ने टोपी बंटवा दिया और सब लोग टोपी उदार भाव से पकड़ लिए। तो ये एक गलत मैसेज चला गया मदन लाल आजाद जी के पास में और उनके संगठन को कि भैया आप आए और हमारे लोगों को अपनी टोपी पहना दी। तो ये टोपीबाज गैंग उन्होंने नाम रख दिया। पहले तो चंदा गैंग नाम था, टोपीबाज गैंग एक नया नाम हो गया है। तो ये बता दूं, इस तरह का काम नहीं होना चाहिए था। अतिथि का काम है, आपको बुलाया गया, सम्मान दिया गया। मदन लाल आजाद जी का वो कॉल फॉर था जंतर मंतर, तो उन्होंने कहा, भय शुक्ला को भी बोला। तो हम उस लाइव को सुन रहे थे नीरज सर, तो हमने पूरे ऑल ओवर इंडिया को हमने इनवाइट कर दिया। तो ये अच्छी बात थी, लेकिन अतिथि का मान रखना चाहिए। और हम गए, सपोज दैट एक संगठन ने हमको बुलाया, हम उनके मंच पे गए, तो हम अपना सबको टोपी पहना दे, वो आए तो हमको अपना टोपी पहना दे। भैया ये टोपी वाला काम नहीं करना चाहिए। टोपी वाला काम छोड़ करके बाकी काम सहयोग वाला करना चाहिए। जैसे आपने मुझे अगर मौका दिया कि आप बोलिए, तो हम बोलेंगे, फिर अगले संगठन को मौका मिलेगा वो बोलेंगे। बारी बारी से सभी संगठन के नेताओं को बोलने का मौका मिला वहां। लेकिन सबसे ज्यादा अभय शुक्ला जी ने उस संगठन को, जंतर मंतर की मंच को कब्जा में रखा, टोपी बंटवा दिया। तो इन चीजों से मदन लाल आजाद जी काफी दुखी थे और दुखी हैं, इसीलिए आपस में थोड़ी चिल्पों हो रही है। लेकिन मैं दोनों को समझाऊंगा, हाथ जोड़ के यही कहूंगा कि कृपया अहम की लड़ाई ना लड़ें। अहम सिर्फ एक रखें कि हम सरकार से 2024 के चुनाव से पहले 100% पेमेंट ले लें। ये हम अगर रखें तो ये अच्छी बात है। और हम छोटे मोटे चीजों को साइड कर दें। आपस में सभी लोग वर्चस्व के लिए, जैसे कांग्रेस बीजेपी को गाली देती है, बीजेपी समता पार्टी को गाली देती है, तो ये आरोप प्रत्यारोप चलता रहता है। तो ये अपनी जगह है, लेकिन लोग अपना अपना पार्टी का अपना जो काम है करते रहे, अपना अपना पार्टी का मान सम्मान के लिए जो करना है लोग करें। पार्टी का स्तर से जो अच्छे विचार है पेमेंट के लिए वो करें। लेकिन मेरा एक सुझाव है, रिक्वेस्ट है आपकी चैनल से कि एक अच्छा संगठन बनाया जाए। और मैंने तो संगठन का नाम भी सोच रखा है, निवेशक संयुक्त मोर्चा संगठन। मैं इसको आज व्हाट्सएप भी बना दूंगा, एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाऊंगा जिसका नाम रहेगा निवेशक संयुक्त मोर्चा संगठन। इसमें सभी संगठन के अध्यक्ष लोगों को मैं जोड़ दूंगा और उसमें जो कोर कमेटी के लोग हैं उनको भी मैं जोड़ दूंगा। और सबसे अनुरोध करूंगा कि सभी संगठन मिल करके आपस में चाहे जितना मतभेद हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब भी कहीं धरना प्रदर्शन हो, एक बड़ा प्रदर्शन करना हो, तो सभी संगठन मिल करके आपस में तालमेल बिठा करके काम करें। जैसे कि संयुक्त किसान मोर्चा ने बहुत अच्छा काम किया। और अभी बता दूं कि इंडिया वर्सेज बीजेपी का एक पॉलिटिकल मंच चल रहा है, जिसमें भारत बीजेपी की पार्टी एक अलग है, बीजेपी और बीजेपी अलायंस, और भारत की तमाम विपक्षी पार्टियां एक है। तो इस तरह से हम भी अपना काम हमको भी करना चाहिए। और हम जब तक यूनाइट नहीं होंगे तब तक सरकार हमको नहीं सुनने वाली है। पोर्टल से तो ठग लिए गए, पोर्टल में हमारे हाथ कटवा दिए गए। पोर्टल में एक डिक्लेरेशन है, एक मैं बताता हूँ, बाइलॉज है उसमें। उसमें पोर्टल पे जो अपना डाटा दे रहे हैं उनको कहा गया है कि आप डिक्लेरेशन पे साइन नीचे कीजिए। डिक्लेरेशन में लिखा हुआ है कि जब तक हमारा सीआरसीएस में हमारा जो दावा है, जो पेमेंट का क्लेम है, इसका निपटारा नहीं हो जाता है, तब तक मैं कहीं कोर्ट कचहरी में नहीं जाऊंगा। तो ये तो काला कानून है, ये एक ब्लैक सर्कुलर है। पोर्टल पे जो लोग लॉगिंग कर रहे हैं उनके हाथ काट लिया अमित शाह ने। तो मैं इस कानून का विरोध करता हूँ। और तमाम स्टेट गवर्नमेंट और केंद्र की सरकार ये जानना चाहती है कि सहारा इंडिया कंपनी में कितने निवेशकों का पैसा और किस किस पॉलिसी के तहत है। तो मैंने तो ये बातें जंतर मंतर पर भी कही थी, और आज मैं फिर आपके लाइव से आज मैं सरकार को ये बता दूं कि सरकार यदि जानना चाहती है तो मार्च 2012 से लेकर के आज अगस्त, ये जो जुलाई जो समाप्त हो गया, अगस्त आज के डेट तक का अगर वो डाटा चाहे तो लखनऊ हेडक्वार्टर जोनल ऑफिस से पता कर ले। वहीं से पता चल जाएगा कि किस किस पॉलिसी को किस किस पॉलिसी में कन्वर्ट किया गया। अब तक में कितने निवेशक सहारा में हैं जिनका 100% पेमेंट नहीं हुआ है। दूध का दूध पानी का पानी जानकारी हो जाएगा। और यह भी जानकारी हो जाएगा कि सहारा इंडिया ने टीडीएस का घोटाला कितने इन्वेस्टरों के साथ किया है, कितने एजेंटों के साथ किया है। क्योंकि एजेंटों को 100% आज भी टीडीएस का समरी नहीं मिला है, जो कि जुलाई अगस्त में ही सब फाइल हो जाता है। आप भी जानते हैं, टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़ता है। और सहारा जो इन्वेस्टरों का जो मैच्योरिटी के दौरान जो टीडीएस काटती है, किसी को टीडीएस समरी नहीं देती है। तो यह भी एक घोटाला, यह भी जानकारी हो जाएगी। सहारा एफएफ काटता है, आज तक किसी को एफएफ का समरी नहीं दिया है, इसका भी जानकारी हो जाएगा। और यह भी जानकारी हो जाएगा कि सहारा इंडिया के ऑफिस में काम करने वाले जितने कर्मचारी हैं, किनको कितने साल से वेतन नहीं मिला है, किनको उनका फ्यूचर फंड नहीं मिला है, कितने लोगों ने वीआरएस ले लिया है फिर भी उनको आज तक उनका
पुराना बकाया नहीं मिला, ये सब दूध का दूध पानी का पानी मालूम हो जाएगा। मगर सरकार की नीयत अच्छी नहीं है, नो डाउट कि पोर्टल आया, नो डाउट कि सरकार ने इंटरफेयर किया, लेकिन ये भी पक्का है, नो डाउट कि सरकार, जो बीजेपी की सरकार है, वो सहारा के साथ में एक चोर चोर मौसेरा भाई का गेम खेल रहा है। पोर्टल के माध्यम से भारत की जनता को ठगा गया है। आज अगर हम एकजुट नहीं हुए, सभी संगठन मिलकर के, यदि हमने इस सिटिंग गवर्नमेंट का बहिष्कार नहीं किया, तो हम पेमेंट नहीं ले पाएंगे इस जन्म में। ये तो बात पक्की है। मैं आज सभी को कह दूं कि कोई इस मुगालते में ना रहे, छोटा छोटा संगठन हो या बड़ा संगठन हो, एक संगठन अकेले लड़ करके पेमेंट नहीं ले पाएगी। ये तो मैं 2-3 साल से मैं देख रहा हूं, मैं भी एक संगठन का हिस्सेदार रहा हूं। सभी, मैं इस चीज को आज आपके चैनल से एकदम छाती ठोक के मैं बोल रहा हूं, साथियों अभी समय, एकजुट हो जाओ, नहीं तो पछताओगे। सीधी सी बात। क्या आगे की क्या रणनीति है अनिल सिंह जी? हमारी 2-3 रणनीतियां हैं। पहली रणनीति, अब हम कोर्ट में जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज करेंगे, जिसमें कहा गया था 5,000 करोड़ में से 100% पेमेंट देने के लिए, 10-10 हजार का पेमेंट देने के लिए नहीं। दूसरी बात, तमाम संगठन अपने अपने लेवल से धरना प्रदर्शन करें और इस दौरान में अमित शाह का पुतला जलाएं और सुब्रतो राय का पुतला जलाएं। तीसरी बात मैं कहूंगा कि जो मोर्चा में बनाने जा रहे हूं, उसमें सभी पार्टियों का, सभी संगठनों का बिल्कुल मिला जुला एक्शन होगा और उस मोर्चा के लोग मेंबर बने। मैं संगठन का नाम फिर से दोहरा देता हूं, निवेशक संयुक्त मोर्चा संगठन। इस संगठन का हिस्सा बन जाए और सभी लोग आपस में पैरेलल सरकार जैसे चलती है, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट की तरह मिलकर काम करें। सुन लीजिए, जो आप नाम दे रहे हैं, मुझे लग रहा कि संयुक्त निवेशक मोर्चा ज्यादा सही रहेगा। निवेशक, हाँ ये भी ठीक है, संयुक्त निवेशक मोर्चा। हाँ संयुक्त निवेशक, ये भी ठीक रहेगा। हाँ, क्योंकि किसान मोर्चा जो है वो संयुक्त किसान मोर्चा है। हाँ, तो बहुत अच्छा आपका सुझाव। किसान संगठन मोर्चे की तर्ज में बने संयुक्त निवेशक मोर्चा। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करूं कि आपने नाम सुधार दिया और बहुत अच्छा नाम बताया, इसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। इसका नाम भी सनम हो जाएगा, संयुक्त निवेशक मोर्चा सनम। सनम वो तो एक सिनेमा का नाम हो जाएगा सर, हम दिल दे चुके सनम। सरकार के सनम हो जाएंगे निवेशक, क्या दिक्कत है? हाँ कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, अमित शाह ने एक भारी गलती की, मैं ये कह दूंगा, अमित शाह के पास अभी भी समय है, वो सुधार लें, वो इस गलती को सिर्फ सुधार ले। अभी तो ठीक है 10-10 हजार उन्होंने देने का घोषणा कर दिया, तो 10-10 हजार बहुतों के अकाउंट में चला भी जा चुका है, इसलिए मैं धन्यवाद करता हूं। लेकिन विरोध इसलिए करता हूं कि बहुत से निवेशकों का सिर्फ 10 ही हजार नहीं है, लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख भी है। बड़े बड़े व्यापारियों का पैसा सहारा में जमा है। उन निवेशकों का क्या होगा? वो तो पैसा लेते लेते उनकी कई पुश्तें खत्म हो जाएगी, पैसा नहीं मिल पाएगा। और सिर्फ पेमेंट हम दिलाएंगे, हम बीजेपी की सरकार है तो हम ही दिला रहे, हम ही दिलाएंगे, ऐसा कहते हुए तो हर 5-5 साल का, ये अगले 200 साल का चुनाव निकाल लेगा। ऐसा नहीं हो सकता है। 2023 से पहले हमें संपूर्ण भुगतान चाहिए, नहीं तो मतदान सिटिंग गवर्नमेंट को नहीं होगा, वो चाहे स्टेट गवर्नमेंट को, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की, कोई भी सरकार हो। इस बात को भारत की जनता याद कर ले। और यदि भारत की जनता आज भी जात पात के नाम पे और पार्टी के मेंबरशिप के नाम पे यदि अपनी पार्टी को वोट देगी, तो वो फिर सहारा से पैसा लेना भूल जाए। आज वक्त आ गया है कि जनता अपनी ताकत और अपनी बुद्धि सरकार को दिखाए। हाँ, धरना प्रदर्शन पे काफी मैंने बातें की, मैं ये जरूर कहूंगा कि कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाए। अनिल सिंह जी, अंत में निवेशकों से क्या कहना चाहेंगे अंत में? मैं निवेशकों से यही कहूंगा कि आप अपना धैर्य न खोएं, पोर्टल पे जो जानकारी देनी है जरूर दें, लेकिन हम किसी भी अंडरटेकिंग को जो हम दे रहे हैं, ये हमारे लिए बिल्कुल हमारे हाथ बांधे जा रहे हैं। इस अंडरटेकिंग के तहत में हम इसको चैलेंज भी करेंगे और पोर्टल पे अपनी जानकारियां भी देंगे, और तमाम संगठन एकजुट हो जाएं और धरना प्रदर्शन जरूर करें, मशाल जुलूस जरूर करें। हाँ, आज साइबर का जमाना है, तो मैं बता दूं कि लोग अपना अपना फेसबुक अकाउंट बना लें, ट्विटर अकाउंट बना लें, और डेली फेसबुक पे और ट्विटर अकाउंट पे अपने पेमेंट से संबंधित अपनी आवाज उठाएं। ये मैं भारत की जनता को कहूंगा कि आप एकजुट हो जाएं और छोटा संगठन, बड़ा संगठन, ये दिमाग से निकाल दें। सभी संगठन मिलकर के अपने हक के लिए और न्याय के लिए एकजुट हो जाएं। हाँ, मैं एक बात जरूर कहूंगा कि जंतर मंतर की रैली के बाद में, जंतर मंतर की रैली के दौरान दिग्विजय सिंह आए थे, तो मैं दिग्विजय सिंह से भी कहूंगा कि आप कृपया
अपने मंत्रिमंडल से कांग्रेस पार्टी में आप अपनी आवाज लगाएं। संजय जी को मैं कहूंगा कि जो आप पार्टी के जो प्रवक्ता हैं, वो तो इस बार आए नहीं जंतर मंतर पे। पिछली बार हमारी उनसे फेस टू फेस मंच पे ही 5 तारीख को बात हुई थी, तो उनसे भी शुक्ला जी मिले हैं, काफी मंत्रियों सब है जो शुक्ला जी मिले हैं। तो मैं सभी मंत्रियों को यही कहूंगा हाथ जोड़ के कि देर आए दुरुस्त आए, अभी समय है, आप हमारा साथ दीजिए, नहीं तो चुनाव में हार के लिए तैयार रहिए। मैं अपनी बातों को इतना जरूर कहूँ। जी अनिल सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। जी नमस्कार सर, धन्यवाद, जय हिंद।